नमस्कार विद्यार्थियों, ज्योग्राफी गैलेक्सी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं मंजू बुर्डक और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। तो आइए, अभी हमारे चल रही है कक्षा 11 की एनसीईआरटी, जिसमें आज अपना चैप्टर है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, पार्ट 6 है ये। सबसे पहले हम बात करेंगे कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती है। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और प्रॉपर्टी जो है वो आंतरिक संरचनाओं का जो क्रम विकास है प्रॉपर्टी का वो कैसे कैसे हुआ, प्रॉपर्टी के अंदर जो प्लेटों का संचलन है वो किस प्रकार होता है, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब पिछले चैप्टर्स में हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। आज हम देखेंगे कि भू आकृतियाँ जो है, अपनी धरा पर जो आकृतियाँ बनी हुई है तरह तरह की, कहीं पर्वत है, पठार है, कहीं मैदान है, कहीं खड्डे हैं, तो ये सब जो हैं वो उसके पीछे प्रोसेस क्या है, आखिर कैसे बनते हैं ये, इसके पीछे प्रोसेस क्या है, उसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल से दिया हुआ है, जो कि हम 2-3 लेक्चर्स में अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो अपने सामने क्वेश्चन आता है कि ये धरातल जो है वो असमतल क्यों है। ठीक है, धरातल असमतल क्यों है। तो देखिए, भू प्रॉपर्टी गत्यात्मक है। हम सब जानते हैं कि जो स्थलमंडल है, भू प्रॉपर्टी यानी स्थलमंडल की चर्चा हो रही है। यहाँ ऊपर की जो प्रॉपर्टी है उसकी बात हो रही है कि भू प्रॉपर्टी गत्यात्मक है। ठीक है, वो लगातार गतिशील है। किस प्रकार? क्योंकि वह भू प्रॉपर्टी जो है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में संचलित होती रहती है। वह क्षैतिज भी संचालन कर रही है अपना, और ऊर्ध्वाधर भी वह संचालित है। ठीक है, अगली बात आती है कि पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा भू प्रॉपर्टी को असमतल बना दिया जाता है। पृथ्वी पर लगने वाले 2 बल जो कि भू आकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं उनके पीछे जिनका योगदान है, 2 तरह के बल होते हैं। कौन कौन से? एक तो आंतरिक बल और दूसरा बाह्य बल। ठीक है, बात करें हम आंतरिक बल की, जैसे कि प्लेटों का इधर उधर होना, और अगर प्लेटें पास में आएगी तो हमने पढ़ा है अच्छे से कि 2 प्लेटें अगर पास आती है तो एक जो भारी प्लेट होती है वो नीचे धंसती है और जो हल्की प्लेट होती है वो उसके ऊपर चली जाती है। नीचे धंसने वाली प्लेट से यहाँ जो लावा जो पिघलता है वो कमज़ोर भू भाग को देखकर किसी छिद्र से धरातल के ऊपर आने की कोशिश करता है, और जहाँ से वह आता है उसको ज्वालामुखी बोलते हैं। और वहाँ जो भी वो निर्माण करता है, रचना करता है पर्वतों वगैरह की, तो ये सब क्रिया हुई, यानी जो भू आकृति का जो रूप लिया उसके पीछे आंतरिक बल कार्य कर रहे हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर से जो बल लग रहे हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो भू प्रॉपर्टी को असमतल बना दिया, यानी पहले यहाँ जो समतल भूमि थी वहाँ पर्वत बना दिया, या फिर अगर ये दोनों प्लेटें एक दूसरी के विपरीत एक दूसरी के विपरीत अगर ये खिसक रही है तो यहाँ पर जो भ्रंश पैदा हुआ है, जो खड्डा पैदा हुआ है, वहाँ पर फिर से ये पृथ्वी को इसने क्या हुआ, असमतल बना दिया, यानी यहाँ पर भ्रंश पैदा कर दिया। ठीक है, तो ये सब का सब जो असमतल बनाने वाला कार्य है पृथ्वी के आंतरिक बलों के द्वारा भू प्रॉपर्टी पर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो शक्तियां हैं यानी आंतरिक बलों की बात हो रही है, ये स्थलमंडल की प्लेटों को गतिमान करती है, जिसे स्थलमंडल पर अनेक भू आकृतियां जन्म ले लेती है। जबकि बाह्य बलों की अगर हम बात करें, बाह्य बलों के द्वारा भू आकृतियों को समतल बनाए जाने की कोशिश जारी रहती है। किस प्रकार? जैसे कि सूर्य, ये सब सूर्य शक्ति से संबंधित होती है, यानी अपना जो वायुमंडल है वो सूर्य की शक्ति से कंट्रोल है, संबंधित है, ताप, वायु वगैरह सब का सब। तो इसके द्वारा जैसे कोई नदी है वो चली, और जहाँ पर खड्डा है, ठीक है, जहाँ
ये धरातल नीचा है, वहाँ पर ये ऊंचाई से पर्वतों से अपने साथ अवसाद लाती है और वहाँ जमा करती है, धीरे धीरे उस मैदान को समतल बना देती है। इसका मतलब जो बाह्य बल होते हैं वो भू आकृतियों को समतल बनाए जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सूर्य शक्ति से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, आप समझ गए होंगे। सूर्य शक्ति यानी अगर पृथ्वी पर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो बर्फ़ नहीं पिघलेगी, बर्फ़ नहीं पिघलेगी तो नदी नहीं चलेगी, और नदी नहीं चली तो मैदान को समतल कौन बनाएगा। इसलिए सूर्य शक्ति से संबंधित ये प्रक्रियाएं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, बाह्य बलों को बहिर्जनिक तथा आंतरिक बलों को अंतर्जनिक यानी एंडोजेनिक बल कहा जाता है। ठीक है, बाह्य जो बल होते हैं, बाहर धरातल के बाहर बल जो लगते हैं, कार्य करते हैं, उनको बहिर्जनिक या एक्सोजेनिक, ठीक है, एक्सोजेनिक, आंतरिक बलों को अंतर्जनित या फिर एंडोजेनिक, ठीक है, कह दिया जाता है। नेक्स्ट, ये दोनों प्रक्रियाएं लगातार जो धरातल है उस पर सक्रिय रहती है, इसलिए ये भू आकृतिक प्रक्रियाएं इनको कहा जाता है। ठीक है, दोनों प्रक्रियाएं आ गई है, बहिर्जनिक और आंतरिक जो बल हैं अंतर्जनिक, दोनों के दोनों बलों को ये लगातार धरातल पर सक्रिय रहने के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाएं इनको कहा जाता है। अब बात करेंगे हम अंतर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में। ठीक है, किस प्रकार ये अंतर्जनिक भू आकृतियाँ कार्य करती है और कौन कौन सी होती है। तो देखिएगा, अंतर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं की बात करें तो एक तो पटल विरूपण और दूसरी है ज्वालामुखीयता। ठीक है, दो तरह से अंतर्जनिक भू आकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं जो कार्य कर रही हैं वो करती हैं। कौन कौन सा? एक तो है पटल विरूपण और दूसरा ज्वालामुखी। बात करें अगर हम पटल विरूपण की तो देखिए, सभी प्रक्रियाएं जो है भू प्रॉपर्टी को संचलित करती है, उत्थापित करती है और निर्मित करती है, पटल विरूपण के अंतर्गत आती है। ठीक है, अंदर से पृथ्वी के भूगर्भ से जो भी बल लगते हैं और भू प्रॉपर्टी को जो संचलित करते हैं, निर्मित करते हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं? पटल विरूपण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण करना, धरातल के एक बहुत बड़े भाग का उत्थापन या विकृति में संलग्न महाद्वीप रचना से संबंधित जो प्रक्रिया होती है वो होती है। एक छोटे स्थानीय संचलन के कारण उत्पन्न जो भूकंप आते हैं वो पटल विरूपण में आते हैं। और नेक्स्ट अगर बात करें हम पर्पटी प्लेट के क्षैतिज संचलन करने में जो प्लेट विवर्तनिकी की भूमिका होती है वो पटल विरूपण में आती है। इस प्रकार जो आंतरिक जो भी कार्य होते हैं वो सब के सब पटल विरूपण में आते हैं। दूसरी बात आती है कि ज्वालामुखीयता भी ये अंतर्जनित बल है। तो हम सब जानते हैं कि ज्वालामुखी के दौरान जो भी लावा धरातल पर जो रचनाएं रचता है, जो निर्माण कार्य करता है, वो इसके अंदर आता है। ठीक है, अब चर्चा करते हैं हम बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं की। आंतर्जनिक दो पढ़ लिया हमने, पटल विरूपण और ज्वालामुखीयता दो तरह की होती है। बात करें हम बहिर्जनिक की तो बहिर्जनिक में आ जाएगा अपक्षय, बृहदक्षरण, अपर्दन। ठीक है, तीन तरह से, और एक और है इसमें निक्षेपण। ठीक है, चार प्रकार के हैं बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जो कि अपक्षय आप सब जानते हैं। इन सब को अगर हम मिलाकर अनाच्छादन कहें तो ज़्यादा ठीक रहता है। ठीक है, इन सब को सब जो बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं इन सब को मिलाकर एक शब्द में अनाच्छादन कहा जा सकता है। क्या? अनाच्छादन। ठीक है, तो ये अपक्षय हो गया, बृहदक्षरण हो गया, अपर्दन हो गया और निक्षेपण हो गया। इनको आगे के जो लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे एक एक को। अब बात करेंगे हम अंतर्जनित प्रक्रिया की। सबसे पहले हम जानेंगे कि पटल विरूपण अभी हमने देखा था वो क्या है।
ठीक है। तो पटल विरूपण की बात करें तो पटल विरूपण से आशय है कि धरातल में जो वलन पड़ते हैं, ठीक है, जो झुकाव होते हैं, जो भ्रंश होते हैं या फिर विभंग होते हैं, यानी टूटना बिखरना होता है, वो सब के सब पटल विरूपण में आते हैं। यह प्रक्रिया धरातल के अंदर बहुत ही धीरे धीरे होती है, इसकी स्पीड जो होती है काफ़ी धीमी होती है, यानी इसका परिणाम है जो बहुत लंबे समय पश्चात दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया पटल विरूपण। अब बात करेंगे हम ज्वालामुखीयता की। ठीक है, ज्वालामुखी अलग चीज़ है, ज्वालामुखीयता अलग है, समझाती हूँ आपको। इसमें क्या है कि जो पिघली हुई सेल, ठीक है, आपको अच्छे से समझा दिया मैंने कि प्लेटें जब आपस में टकराती है, जो लावा पिघलता है, अंदर जो तापमान होता है, जो रासायनिक क्रियाएं होती है, उनके फलस्वरूप जब लावा पिघलता है, चट्टानें पिघलती है, तो अंदर जिसको मैग्मा बोलते हैं, मैग्मा धरातल पर आता है, लावा बोल दिया जाता है उसको, और वो पर्वत निर्माण करता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं, ठीक है, धरातल के अंदर भी मैंने आपको बताई है कि बहुत सारी आकृतियां बनाता है वो। ठीक है, बैथोलिथ है, लेफोलिथ है, सिड है, सीट है, ठीक है, बहुत सारी जो आकृतियां बनाता है, वो सब की सब बाहर जो पर्वत वगैरह बना रहा है वो सब, ये सब की सब जो जहाँ से मतलब जो मैग्मा का संचलन जहाँ से स्टार्ट हुआ, चट्टान का पिघलना जहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ से लेकर जो अंत में जो ज्वालामुखीय स्वरूपों का जो निर्माण होता है वो कंप्लीटली ज्वालामुखीयता में शामिल होता है। इस सारी की सारी प्रक्रिया को ज्वालामुखीयता कह देते हैं। जबकि अगर बात करें हम ज्वालामुखी की, तो देखिए पृथ्वी पर पाया जाने वाला एक ऐसा स्थान या छिद्र जिससे होकर भूगर्भ का जो तप्त लावा, गैसें, जलवाष्प बाहर आते हैं, उसको ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, तो ज्वालामुखीयता एक बड़ी प्रक्रिया है, कंप्लीट जो प्रोसेस होती है उसको हम ज्वालामुखीयता, जबकि ज्वालामुखी एक ऐसा स्थान है जिससे होकर तप्त लावा, जलवाष्प वगैरह बाहर आ रहे हैं। ठीक है, जलवाष्प। अब बात करेंगे हम बहिर्जनिक प्रक्रियाओं की। तो इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत वो सभी क्रियाएं आती है जो धरातल के बाह्य भाग पर परिवर्तन लाती है। ठीक है, हम अच्छे से इस पर चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट, इन प्रक्रियाओं को सब हम अनाच्छादन के अंतर्गत रखा जाता है, रख सकते हैं। ठीक है, अभी देखा था हमने अपर्दन, अपक्षय, निक्षेपण, सब के सब अनाच्छादन के अंतर्गत आते हैं। अनाच्छादन की बात करें तो इसमें अपक्षय, अपर्दन, ठीक है, अपर्दन, वृहद संचलन और निक्षेपण आते हैं। ठीक है, इन सब को मिलाकर एक नाम दिया जाता है अनाच्छादन। अब बात करेंगे हम अपक्षय की। इस प्रक्रिया के अंतर्गत चट्टानें बाह्य कारकों, ठीक है, या बाह्य बहिर्जनक क्रियाओं की बात नहीं हो रही है, यहाँ बाह्य कारकों की बात हो रही है। तो बाह्य कारक कौन है? जो सूर्य से कंट्रोल हैं, जल, वायु, हिम, जीवाणु आदि। ठीक है, तो क्या हुआ अपना ये अपक्षय? इस प्रक्रिया के अंतर्गत चट्टानें बाह्य कारकों जैसे कि जल, वायु, हिम, जीवाणु आदि द्वारा अपघटित और विघटित होती है। ठीक है, हाँ, एक सीधा सा इसका मतलब बताती हूँ मैं अपक्षय का आपको कि अपक्षय क्या होता है? टूटना बिखरना होता है, लेकिन ध्यान रखना अपने ही स्थान पर। ठीक है, इसका जो मेन जो है वो है कि ये अपने ही स्थान पर टूटता बिखरती रहती है अगर चट्टानें, तो उनको बोलते हैं अपक्षय। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें अपर्दन की, तो अपर्दन होता है जैसे कि चट्टान का ऊपरी भाग अपर्दित होता हो। ठीक है, इरेजर होता हो, यानी कि ऊपर की जो ऊपर की जो परत है वो उतर के कहीं और जा रही हो। ठीक है, जबकि बात करें अपक्षय की, तो वो अपने ही स्थान पर जो चट्टान है वो टूट रही है, बिखर रही है और अपने ही स्थान पर वो इकट्ठी होती जा रही है। ठीक है, अब बात करेंगे कि अपक्षय कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, अपक्षय 3 प्रकार का होता है, रासायनिक, भौतिक या यांत्रिक, फिर जैविक।
ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अपक्षय जो है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, 3 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करें हम, एक तो रासायनिक तरह से अपक्षय हो सकता है, ठीक है, भौतिक या फिर यांत्रिक अपक्षय हो सकता है, या तो फिर जैविक अपक्षय हो सकता है। ठीक है, तो ये अपक्षय के बारे में देख लिया। अब इन चीज़ों को अपन अलग से, ठीक है, एक एक चीज़ के बारे में, कौन सा अपक्षय कैसे, क्या रासायनिक क्यों है, भौतिक यांत्रिक क्यों है, या फिर जैविक क्यों है, और फिर जो बहिर्जनिक जो क्रियाएं हो रही है उन सबको अलग अलग अपन देखेंगे। ठीक है, ये सब अगले लेक्चर में करेंगे, आज इतना ही होगा। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।